वेलकम बैक टू आईएएस पीसी जून। दोस्तों आज जो है हम लोग बीपीएससी घटना चक्र से फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है। तो इससे देखिए कवर करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसमें देखिएगा कि बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी 38वीं से लेकर के 68वीं तक के सारा प्रश्न इसमें सम्मिलित है। उसके बाद सीडीपीओ का जो भी एग्जाम हुआ है, जैसे कि सीडीपीओ 2005, 2018, 2022, तो उसका भी इसमें प्रश्न सम्मिलित है। देखिए इस बुक को यदि आप कवर कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न रिपीट किया जाता है, उसको आप इस वीडियो को देख करके आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये ट्रेंड पता चलेगा कि आखिर बीपीएससी के द्वारा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, और एक एम्पियर 1 कूलम के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें से नहीं होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की है। तो चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। तरंगदैर्घ्य का मापक जो है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो कार्टर जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या चीज़ के बने होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, देख सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया है, जर्मेनियम ऑक्साइड दिया गया है, टाइटेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें कोई कुछ रॉक्स क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्टस क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत धारा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। लंबाई देख लीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण जो है 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ओके, मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इसमें कोई किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओम मीटर जो है वह मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। किसका है? प्रतिरोधकता का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों? तो वह दूरी का है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं या लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति। क्या मापा जाता है दोस्तों हर्ट्ज में? आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे इसके संकेत जो है एच जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 एच जेड से मतलब 20 हर्ट्ज से 20 एक मानव जो समान मानव होगा वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। यहाँ दिया गया है 1300 एम्पियर से 3900 एम्पियर। फिर देख लेते हैं और दिया गया है 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर। फिर दिया गया है 7800 एम्पियर से 8200 एम्पियर और डी में दिया गया है 8500 एम्पियर से 9800 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर तक। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 700 nm तक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता को हम किस उपकरण से नापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। देखिएगा हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। चलिए देखते हैं इसके डिस्कशन को। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दाब का मात्रक क्या है? तो अभी मैंने देखा है ऊपर में, तो इसके देखिए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है? इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी दाब हो जाएगा। दाब क्या है? अदिश राशि है। देखिए ऐसे इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, सदिश को यदि आपको पहचानना है, देखिए देख लीजिएगा, सदिश राशि को यदि आपको पहचानना है ना, सदिश राशि को यदि पहचानना है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। देखिए एक ट्रिक होता है वी आवे आवे वसंत भावे, वसंत भावे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है? बी से होता है विस्थापन, आवेग, ठीक है, वेग, फिर होता है बल, फिर होता है वेग हो गया, फिर बल हो गया, फिर संवेग हो जाता है, फिर त्वरण हो जाता है, फिर भार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि ये सब में से कुछ भी आ जाए तो ये सारे सदिश राशि होंगे। बाद बाकी यदि इसमें जो नहीं आता है वो सारे क्या होंगे? अदिश राशि होंगे। तो आप इसे पहचान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? देखिए सदिश राशि नहीं है, तो अभी मैंने ट्रिक बताया है बी आवे वसंत भावे, बी आवे, देखिए बी आवे वसंत वसंत भावे। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा क्या बोला है, इस निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ठीक है, सदिश राशि नहीं है। देखिए गति, गति ग है, इसमें नहीं है, तो गति क्या है? तो गति तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। फिर देखिए वेग, वेग देखिए वेग यहाँ पे है, वेग वे है, वेग हो गया, वेग सदिश राशि है। फिर देखिए बल है, बल यहाँ पे देखिएगा बल है, ये देखिए बल है, बल है। फिर देखिएगा विस्थापन, यहाँ देखिए विस्थापन भी है। ठीक है, विस्थापन है,
तो यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों सदिश है, बाद बाकी ग इसमें नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। देखते हैं हम इसके डिस्कशन को कि किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिसे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है किसी राशि का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विकृति। चलिए देखते हैं इसके डिस्कशन को। देखिएगा, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है 1 जूल प्रति कूलम से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16.7 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 16.7 न्यूटन। ठीक है, देखिएगा कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 गुना होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल भार का, पृथ्वी पर भार का 1/6 हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर भार कितना है, 100 है ना। देखिएगा यहाँ पे 100 है, 100 है ना। तो इसको गुना कीजिए 1/6 से, तो देखिएगा इसको जब आप काटिएगा तो आ जाएगा 16.67 न्यूटन। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन इसमें आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिएगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बैंगनी प्रकाश से कम है, यह तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दिन में पानी पर देखिएगा, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या हो जाएगा, प्रकाश का व्यक्तीकरण। चलिए देखते हैं हम इसके डिस्कशन को। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस कहलाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनात्मक हिस्सा जो है, ठीक है, धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में, ठोस से द्रव में नहीं परिवर्तित होकर के ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं उदरपातन। क्या कहते हैं, उदरपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, ऐसे उदरपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं उसको, त्रिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें क्या है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। क्या है दोस्तों, आवेशित कण होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो
अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेशन के लिए। किसके लिए है दोस्तों? जनरेशन के लिए है। देख सकते हैं डिस्कशन, 2G पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन है? ठीक है, यानी रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट वाटसन। कौन किया था दोस्तों? रॉबर्ट वाटसन ने जो है रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसान। क्या है दोस्तों? हिग्स बोसान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उन्हें कब भौतिकी का नोबेल दिया गया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, सन 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इस सदी के शुरुआत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। ओके, 1/1000 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट से स्केल पर क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए इसको निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसको निकालने का सूत्र होता है एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर होता है 9/5। ठीक है, फिर होता है सी प्लस 32। ओके, तो आप इस पर जब आप बैठाइएगा तो आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, देखिए इसमें यदि ऑप्शन ई होता ना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होता। चलिए देखते हैं हम इसके डिस्कशन को। देखिए किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर देखिएगा क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है लोलक की कालावधि क्या होता है, यानी किस पे डिपेंड करता है? तो लोलक की जो कालावधि है दोस्तों वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है दोस्तों? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा 1 बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का, तो उसका कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। जो मैं ट्रिक बताया हूँ उसे याद रखिएगा। तो ये सब प्रश्न जो है सदिश सदिश कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। क्या प्राप्त किया जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान प्राप्त किया जाएगा। देख सकते हैं इसका डिस्कशन को। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग बराबर होगा m इंटू v होगा। ठीक है, संवेग और वेग का अनुपात p/v बराबर mv/v इंटू m होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? यानी 1 किलोमीटर दूरी बराबर कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। ठीक है, आप जो हैं एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाना चाहिए लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो, ठीक है, तो जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जब देखिए, जब निर्वात में कोई चीज़ को भी गिराया जाता है ना, चाहे वो कितना भी भारी हो कितना भी हल्का हो, तो सारे जो हैं एक समान वेग से गिरते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ठीक है, तो प्रकाश की गति जो है वह कांच से जाते हुए क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म में। किसमें है संभव? प्रिज्म में इसका वर्ण विक्षेपण जो है संभव है। देख सकते हैं इसके डिस्कशन को। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक, देख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तर लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की काली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा। देख सकते हैं इसके डिस्कशन को। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो देखिए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अनुदैर्घ्य तरंगों का उपकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है क्या कहलाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति। क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो है ध्वनि तरंग होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। कैसे होगी? अनुदैर्घ्य होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ठीक है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदरपातन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उदरपातन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। देखिएगा, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस दर पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संरक्षित होती है। ठीक है, यानी शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से जो है सही सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर से मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा को, बिल्कुल यह भी सही है। फिर देखिएगा पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को, यह भी सही है। फिर देखिएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को, देखिए ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। या तो आप देख सकते हैं इसका डिस्कशन को। देखिए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य जो है प्रश्नगत युग्म जो है क्या है? सुमेलित है, जबकि डी हमारा इसमें गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है, किसको परिवर्तित करते हैं दोस्तों? मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट प्रश्न है, एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन से कथन इसमें गलत दिया गया है? ठीक है, यानी एलईडी के संदर्भ में, तो देखिएगा, एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बिल्कुल यह सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, यह भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। देखिएगा, यानी ऑप्शन सी इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलईडी एक उदरपातन उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है, गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है? ठीक है, घर्षण बल इसमें शामिल होता है, तो वह हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? यात्री जो है बाईं ओर झुकेंगे। किस ओर झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, जब बस दाईं ओर झुकेगी तो यात्री बाईं ओर, जब बस बाईं ओर तो यात्री दाईं ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने से वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो देखिएगा, तो वह क्या करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 इकाई। कितनी होगी? 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। देखिएगा, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी, यानी यूनिट बराबर क्या होगा? 100 × 10 आवर्स, क्योंकि 10 घंटा बोला है। तो देखिएगा 1000 वाट आएगा, 1000 वाट बराबर किलोवाट घंटा होता है, यानी 1 यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है,
दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध होता है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड होगा। देखिएगा इसके डिस्कशन को, एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है डायनमो। डायनमो जो है इसका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मोटर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 डेसिबल प्रबलता स्तर संगत होता है। ठीक है, तो 100 डेसिबल जो है प्रबलता स्तर संगत होगा किसका? एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल में से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? वह स्थिर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रालोस। क्या हो जाएगा? सुक्रालोस। देखिएगा मैं फिर से इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह हो जाएगा सुक्रालोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोमा के रूप में। किसके रूप में जाना जाएगा? ग्लूकोमा के रूप में। यानी दृष्टि की खराबी यानी निकट दृष्टि को ग्लूकोमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से। किससे किया जाएगा? अवतल लेंस से। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर से। किससे नापी जाएगी? एमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या होगा? तो वह हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो प्रकाश वर्ष का संबंध होगा दूरी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वह हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी दोस्तों? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय जो सुई होती है वह किस तरफ संकेत करती है? तो वह संकेत करेगी उत्तर की ओर। किस दिशा को संकेत करती है? उत्तर दिशा को। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकत्व का अचुंबकीय ठीक है यानी जिसको कि समचुंबक कहते हैं सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लैटिनम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? प्लैटिनम के द्वारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जस्ता एवं तांबा का। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? जस्ता एवं तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत प्रकाश को
नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो वह उत्पन्न किया जाता है तंतु को गर्म करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टाइन को, ठीक है, यानी आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था आपेक्षिकता का सिद्धांत? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो होता है यूरेनियम का। किसका होता है? यूरेनियम का होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ठीक है, कमरे को जो है ठंडा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन टी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ठीक है, सबसे अधिक कुचालक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। पारा जो है ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर जो है दोस्तों वह क्या नापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल में। किस में किया जाएगा? जूल में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अतिचालक का लक्षण क्या है? ठीक है, तो अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। क्या है? शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट प्रश्न है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ठीक है, गर्म करने पर तो वह हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। कौन सी है? शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकदार ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है। क्या है? 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन प्रभाव। क्या कहते हैं दोस्तों? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वचालित कारों में, ठीक है, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? स्वचालित कारों में, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। मिट्टी का तेल नहीं, वनस्पति का तेल नहीं, फिर देख लेते हैं एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, पेट्रोल बिल्कुल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न है स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन जो है दोस्तों वह कैसे चलता है? तो स्टीम इंजन जो है ऊष्मा से चलता है। कैसे चलता है? ऊष्मा से चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? ठीक है,
वातानुकूलन यंत्र से जो है किस कारण ठंडक होती है? तो वह जो है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। कैसे होगी? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट में प्रकाश जो है ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रतिदीप्त पे निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंखे में एल्यूमिनियम पर। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, पंखे में एल्यूमिनियम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन जो है उपयोग करता है, क्या चीज़ उपयोग करता है? तो वह करता है रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में जो है समय नापा जाता है, तो वह नापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा। कैसे नापा जाएगा दोस्तों? क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा घड़ी में समय को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग, तो शीशे का जो उपयोग हो जाएगा दोस्तों, तो देखिएगा शीशा एक धातु है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्कशन में है कि शीशा है एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है, लेड में धात्विक चमक होती है, आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और इसे PB चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि यहाँ पे ऑप्शन ई होता ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की हानि कम होती है। ठीक है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यदि यहाँ पे ऑप्शन ई होता ना, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन ई। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डिस्कशन को देखिए, उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह जो है अंतरिक्ष में यह ग्रह की परिक्रमा करता है। तो इसलिए यदि यहाँ पे ऑप्शन ई होता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जिप्टो बराबर होता है, तो एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि यानी दोलन काल होती है, पेंडुलम घड़ी की जो है समयावधि क्या होती है? तो इसका समयावधि जो होता है वह होता है 2 सेकेंड का। कितने का होता है? 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि। ठीक है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि जो है किस चीज़ को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम का। ठीक है, अचानक वृद्धि क्या बताएगा? अत्यंत शुष्क मौसम का। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तार को। देखिए, बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी और मीथेन भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन ई। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नाई की दुकान में 2 समतल रखे जाते हैं। ठीक है, 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो ये जो रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर में रखे जाते हैं। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है,
यानी बिल्ली का दिया गया है, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है तो कितना होगा दोस्तों? तो वह होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी वार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। या तो देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या को। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी वार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, मैं फिर से प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रेरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी कारण वह ठंडा लगता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण जो हो जाएगा ना, उसका कारण होगा हमारा पसीना तेजी से बाष्पित होता है, इसी कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ठीक है, इससे क्या होगा? तो देखिए, जब हम कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा खोल देते हैं तो आप अतः कमरे को थोड़ा क्या करेंगे? गर्म महसूस करेंगे। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरा का तापमान क्या होगा? तो कमरा का तापमान जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें जो गलत कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये कथन गलत है। बाद बाकी ये कथन और ये कथन तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? यह सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ कहा गया था ना एक्रिलिन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि एक्रिलिन को जो है कृत्रिम ऊन कहा जाता है, ना कि रेशम कहा जाता है, तो इसलिए यह कथन गलत था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंग धैर्य। क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग धैर्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता या नहीं बदलती है? ठीक है, तो वह जो है आवृत्ति क्या होगा? समान ही रहेगा, वह चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? यानी पढ़ने के लिए जो लेंस का हम उपयोग करते हैं तो वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। ठीक है, बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का जो है वायु में वेग कितना है? तो वह है
330 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वायु में वेग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो होगी तरंग एवं कण दोनों के समान होगी। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा, प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में नीले रंग और रंगों से अधिक नहीं है तो नहीं है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, ये भी नहीं है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुहाती, ये भी नहीं है। यानी तीनों तीनों ये तो नहीं हो सकता है। फिर देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी है, वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। बिल्कुल ये कथन, यानी ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन से। किससे समझाया जाएगा दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन से। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व है कितने डिग्री पे अधिकतम होगा? तो वह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है और उसका आयतन जो है वह न्यूनतम होता है 4 डिग्री पर। ठीक है, जब घनत्व अधिक होगा तो न्यूनतम कम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र होता है F बराबर 9/5 डिग्री सेल्स मतलब C प्लस 32। इस सूत्र पर जब आप बैठा करके इसको निकालिएगा इसके मान को, तो वह आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल स्तर नहीं बढ़ता है। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद की गोलाकार होती है, मतलब वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद की। क्या किसकी होगी? शहद की होगी। देखिए, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा ना, उतना ही उसका अधिक श्यानता होगा। तो इसमें से वायु, जल, खून में से सबसे गाढ़ा तो शहद है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी चंद्रमा से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो फिर क्या होगा इसका परिणाम? तो वह क्या हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका कारण है ना, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष जो है दीर्घतम होगा किस पे? तो वर्ष दीर्घतम होता है दोस्तों, वह होता है प्लूटो पर। ठीक है, चलिए, यानी सबसे बड़ा वर्ष जो है प्लूटो पर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸
यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में यानी शीशा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो वह कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट, लगभग 8.5 मिनट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, क्योंकि 8.5 मिनट का लगभग समय 8.5 मिनट का लगता है, तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ई इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का औसत व्यास जो है वह कितना है, तो वह है 1,39,822 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, यानी कंप्यूटर की भाषा इसमें से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में रहती है। यानी जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट के रूप में कौन सी धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। कौन सा होता है, जर्मेनियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन सा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ऐसे देखिए, इसका डिस्कशन देख सकते हैं। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत दिया गया है इसमें। तो देखिए, इसमें यदि गलत विकल्प की मैं बात करूं तो इसका गलत विकल्प हो जाएगा, पहला देख लेते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। देखिए, ये कथन जो है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ही कथन हमारा क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, वह गलत हो जाएगा। देखिए, परमाणु में प्रोटॉन यानी धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होता है। इसलिए विकल्प यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। वैकल्पिक ऊर्जा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस जो है वह नहीं होती है, तो वह होती है रेडॉन। रेडॉन जो है नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है दोस्तों, तो वह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट पर। किस पे होगा, वाट पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु, तो वह है यूरेनियम। कौन सी है दोस्तों, यूरेनियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था। इनसैट 2A, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992 को। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को समाप्त किए हैं।
अब जो है हमारा अगला वीडियो जो भी होगा, तो अब हम अगले वीडियो में रसायन शास्त्र को कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।